जो भारत अगर बात की जाए तो रकबे के एतबार से भी बड़ा है, वसाइल भी उनके पास ज़्यादा है। लास्ट जो वॉर हुई उसके अंदर भी यही बात हो रही थी कि वो बहुत बड़ा कंट्री है, और फिर उस वक्त तो एक अजारादारी थी उनकी, और उन्होंने अपना एक वो बनाया हुआ था, फसाद क्रिएट किया हुआ था कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और वो हर वक्त तैयार है, और वो सारा का सारा ढह गया। अब इस दफ़ा अगर हम बात करें तो वो कंट्री तो बड़ा है, उनके पास वसाइल भी हमसे ज़्यादा हैं, तो अगर हम नेवी की वसाइल की बात करें तो वो कितने हैं? कोई नई चीज़ें ऐड हुई हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर? उसमें यह है कि हमारे पास जितने भी आजकल वॉर फाइटिंग शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन्स हैं, अभी सबमरीन्स हम और भी ले रहे हैं चाइना से, हमारे पास सारा का सारा लेटेस्ट इक्विपमेंट है। और हमारी मैन पावर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वेरी वेल ट्रेंड, और हम एक्सरसाइजेस बड़ी रेगुलरली करते हैं। इंटीग्रेशन हमारी बड़ी अच्छी है, स्पेशली एयरफोर्स के साथ। और अगर उस तरह से देखा जाए ना, जो आप बात कर रही हैं कि बड़ा है, डेफिनेटली उनके पास अभी तकरीबन 135 शिप्स हैं, हमारे पास अबाउट 50 शिप्स कह लें आप। और उनके जो अज़ाइम हैं, उससे लगता है कि जैसे वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी नहीं करना चाह रहे, बल्कि वो हेजमॉन एक्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें दे इंटेंट के 2035 तक वो 175 शिप्स तक चले जाएँ। दैट्स द ह्यूज नंबर। लेकिन अगर आप वॉर के एंगल से देखें ना, तो इट इज़ नॉट द नंबर्स एक्चुअली। इसमें कैपेबिलिटी की बात भी आ जाती है, इसमें मैन पावर की, इसमें ट्रेनिंग की, और उसमें सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ मैं कहता हूँ कि जैसे अगर आप मई 2025 का जो एपिसोड गुजरा है, उसमें जो एयरफोर्स ने परफॉर्मेंस दी है, हाफ द एयरक्राफ्ट, और हमने उनके, अब तो खैर ट्रम्प कह रहे हैं कोई 8 पे चले गए हैं ट्रम्प तो लेकिन विदाउट एनी लॉस ऑन आवर साइड। तो जबकि उनके तकरीबन 75-80 एयरक्राफ्ट थे, हमारे अबाउट 35-40 एयरक्राफ्ट थे, और हाफ का फ़र्क था, और हमने उनके इतने एयरक्राफ्ट, बल्कि कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स था कि हमने उधर जाके रोक दिया। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि उतना ही करें जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे कभी भी अज़ाइम जंगी अज़ाइम नहीं रहे, लेकिन हमारा ये इंश्योर करना होता है कि हम एक एक इंच की हिफाजत करें अपने मुल्क की। इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। तो उसमें बेशक वो शिप्स जितने मर्जी ले लें या जितनी चीज़ें कर लें, लेकिन जब तक उनकी उस पर ट्रेनिंग नहीं होगी, कैपेबिलिटी भी आ जाए, लेकिन कैपेबिलिटी यूज़ किस तरह करनी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर हम बात करें ब्लू इकॉनमी की, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि हमारी जो इकॉनमी है, समंदर से वसाइल निकाले जा सकते हैं, पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, या शायद लोगों को पता नहीं है, और हम उससे उस तरीके से फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे जैसे दूसरे कंट्रीज़ ले सकते हैं? इसमें बेसिकली आप कह लें थोड़ी सी सी ब्लाइंडनेस का फैक्टर आ जाता है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा। इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, वरना समुंदर में बेताशा वसाइल होते हैं, लाइक एक्सप्लोरेशन की जाए, वहाँ पर ऑयल निकल सकता है, वहाँ पर हाइड्रोकार्बन निकल सकता है, वहाँ पर अभी मिनरल्स की बात हो रही है, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है। तो देयर इज़ लॉट वन कैन डू जहाँ पर मैरीटाइम की बात आती है। अगर आप मैरीटाइम की बात करें तो तकरीबन आप कह लें पाकिस्तान का 25% हिस्सा जो है वो समुंदर के हिस्सा जो हमारे पास है, वो इतना हिस्सा है बड़ा, और लेकिन यह है कि उस तरफ इतनी तवज्जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। लेकिन अगर उसमें आप देखें तो फिशरीज़ में बड़ा स्कोप है, फ़िश कैच में, फिर उसके बाद हमारा टूरिज़म का बहुत है, ब्यूटीफुल हमारी अब जितनी भी कोस्ट लाइन है, अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो, इट्स अ ब्यूटीफुल कोस्टल हाईवे, कराची से गवादर तक बनी हुई है। आप बिल्कुल कोस्ट के साथ साथ चलते हैं, फिर रास्ते में बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपको मनाज़िर देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें सारी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वहाँ पर अभी काम की ज़रूरत, काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी टूरिज़म को वहाँ पर एक्सपेंड किया जा सकता है। सारे लोग जब भी छुट्टियाँ होती हैं वो कहते हैं नॉर्दर्न एरिया जाया जाए, लेकिन वो सारा साल खुला होता है कोस्टल एरिया, प्रिस्टाइन बीचेस, ब्यूटीफुल एरियाज, उर्मारा चले जाएं, गवादर चले जाएं, उसमें बहुत सारी जगह आती हैं जहाँ पर आपको मैन मेड नहीं बल्कि नेचुरल आपको इस तरह के डून्स मिलते हैं जो लगता है जैसे किसी ने कार्व किए हुए हों, स्फिंक्स की तरह। सी साइड टूरिज्म जो है, इसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर? इसमें अभी ग्रेजुअली शुरू हुआ है थोड़ा काम, जैसे वहाँ पर अभी रिजॉर्ट्स बनने शुरू हुए हैं, और लोगों का अभी ट्रैवलिंग उस साइड पे हुई है शुरू, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अभी पोटेंशियल है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि वहाँ पर कोस्टल टूरिज़म में कि जैसे सी रिजॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं, बीच रिजॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं ऑल अलोंग द कोस्ट। सो इज़ इट सेफ? इट इज़ सेफ।
कोई मसला नहीं फॉर है। अ लेमैन। जी बिल्कुल, लोग जाते हैं, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। वो एक बना हुआ है ना दिमाग के अंदर के कुछ खास एरियाज हैं जहाँ तक पाकिस्तान में लोग ट्रैवल करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि यार पता नहीं इधर जाएं ना जाएं, पता नहीं हम वहाँ रुक सकेंगे या वहाँ पर हमें होटल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नाइट स्टे हो सकता नहीं हो सकता। नहीं, अब तो ये फैसिलिटीज़ काफ़ी आ गई हैं। अच्छा। गुरमारा में भी हैं, गवादर में भी हैं, गवादर में इवन पीसी बना हुआ है, यानी देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन बिटवीन आल्सो। अच्छा, गवादर के अलावा भी किया जा सकता है। गवादर के अलावा भी क्या कोई ऐसी पोर्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में हो या जो पाकिस्तान उसी तरीके से जैसे गवादर से फ़ायदा उठाया जा रहा है ऐसे उनसे उठाया जा सके पाकिस्तान में? पोटेंशियल है यहाँ पर, पसनी का है और जगहों का है जहाँ पर हम बना सकते हैं पोर्ट्स, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह डेवलप होंगी। अच्छा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें तो आपने इतना अरसा सर्व किया है नेवी में। जी बिल्कुल। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू स्टार्ट, और अब जब आप अपनी सर्विस को ख़त्म कर चुके हैं, सो हाउ इज़ इट गोइंग? मैंने जब ज्वाइन की थी सर्विस तो इसमें बेसिकली शिप्स बड़ा फैसिनेट करते थे, समुंदर बड़ा फैसिनेट करता था, कभी देखा हुआ नहीं था इवन इन इस्लामाबाद। तो जैसे मेरे वाले साहब जो थे वो आर्मी में थे, भाई मेरे एयरफोर्स में थे, तो मैंने कहा मैं दूसरा कोई प्रोफेशन चूज़ करूं, लेकिन वो आर्म फोर्सेस में रहने का था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा मैं नेवी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा। और बाय फार आई स्टिल इट्स अ नॉस्टैल्जिया हैविंग स्पेंट सो मच टाइम इन द नेवी। समुंदर के एक अपनी लाइफ है, यानी अगर आप ट्रेनिंग की बात शुरू करें तो जैसे एयरफोर्स में आर्मी में ट्रेनिंग होती है, इसी तरह हमारी नेवल एकेडमी है मनोड़ा में। अच्छा। उसी तरह 2 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद हम फिर शिप्स पे आते हैं, फिर शिप्स पे ट्रेनिंग होती है और कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। लोनलीनेस, सीक्रेसी, जब आप समंदर पे एक दफ़ा चले जाते हैं तो उसके साथ कैसे कोप किया जाता है? क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो आप अकेले इतना वक्त कहीं गुजार नहीं सकते जहाँ पे बहुत कम लोग हों, बहुत चंद एक लोग हों, वही रोज़ नज़र आ रहे हैं, बाकी सब ब्लू है, तो वो सब कैसे मैनेज किया जाता है? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आता है। जैसे एक्सरसाइजेस पे जाते हैं हम काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए, फिर उसके बाद हम गुडविल क्रूजेस पे जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और उसमें यह है कि जितने ऑफिसर्स होते हैं, शिप्स कंपनी होती है, सेलर्स होते हैं, उनकी आपस में एक बॉन्डिंग हो जाती है, इट्स लाइक अ टीम। अच्छा। तो वो इतने काफ़ी लोग होते हैं, तो उसमें यह है कि हमारी इंटरेक्शन, गपशप, सब कुछ चलता रहता है, तो कभी फील नहीं होती लोनलीनेस। जब एक अरसे के बाद जब आप लोग शिप के बाद लैंड को टच करते हैं, कैसी फीलिंग होती है वो? इट्स अ गुड फीलिंग नेचुरली कमिंग बैक टू लैंड। लेकिन उसमें यह है कि जब हम अगर जैसे मानसून के पीरियड में अगर पाकिस्तान की बात करें, अरेबियन सी, इट्स अ वेरी रफ सी जब ऑपरेट करते हैं, यानी 35 डिग्री एंगल तक शिप्स जो हैं वो रोल कर रहे होते हैं या पिचिंग हो रही होती है, तो आप हर वक्त ही इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड के जैसे हर वक्त ही मूवमेंट होती है। जो आपने बात की ना कि जब लैंड पे आते हैं तो लैंड पे आते हैं तो एक आध दिन तक ना लैंड भी उसी तरह ही हिल रहा होता है जैसे शिप हिल रहा होता है। अच्छा। यानी आपको सेटल होने में भी नहीं है कि आप वापस ज़मीन पर आ गए, यानी ज़मीन हिलती भी लग रही होती है जब आप वॉक करें तो बिल्कुल महसूस हो रहा होता है, क्योंकि इतने दिन आप शिप पे जब गुजार लेते हैं। अच्छा। तो वही आपका एक साइकी बनी होती है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आप उसी तरह ही चल रहे होते हैं जैसे शिप पे चल रहे होते हैं।